कैमरे में। ओके ठीक है सर। ओके हाँ हाँ ठीक है ओके। गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड Good मॉर्निंग टू morning, sir. एवरीवन। गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। अच्छा ओके थोड़ा लेट हो गए। हाँ वो बीच में मैं जस्ट पहुंचा और बारिश शुरू, तो उसी वजह से थोड़ा कैमरे में भी मैं थोड़ा सा भीगा भीगा हुआ आ रहा हूँ। ओके गुड मॉर्निंग यार सबको, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करेंगे। ओके लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर में हमने स्टार्ट कर लिया था कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, और वो खत्म भी कर लिया था हमने कल क्लास में। ठीक है, 2 क्लासेस हमने कार्डिनल पे लगाए थे, और 2 क्लासेस में आपका ऑर्डिनल अप्रोच भी खत्म हो जाएगा, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, और बस छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको पढ़ते हुए लास्ट जो फाइंड आउट करना होगा हमें ऑर्डिनल अप्रोच में वो होगा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अल्टीमेटली चाहे कार्डिनल अप्रोच समझो चाहे ऑर्डिनल अप्रोच समझो, दोनों से आपको कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ही निकालना है। ठीक है, तो अगर आपको कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम निकालना है तो बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट्स का ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद ही इक्विलिब्रियम आता है, तो ऑर्डिनल अप्रोच में भी हमें वही कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो बात करेंगे ऑर्डिनल अप्रोच की। लास्ट क्लास में पूरा वो खत्म हुआ था, लॉ ऑफ डीएमयू, कंज्यूमर सरप्लस और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय कार्डिनल अप्रोच। ठीक है, आज शुरू करेंगे ऑर्डिनल अप्रोच। जो स्टूडेंट्स नए हैं, वैसे तो सारे पुराने स्टूडेंट ही दिख रहे हैं मुझे जो पुराने हैं अपने क्लासेस के। हाँ ओके ठीक है, तो कर लेते हैं स्टार्ट। ऑर्डिनल अप्रोच से समझेंगे कंज्यूमर बिहेवियर थ्रू ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, आ जाइए बेटा, कर लेते हैं हम स्टार्ट ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से। अभी देखो कार्डिनल अप्रोच जब आपने समझा था तो उसमें यही था बेसिकली कि कंज्यूमर्स की जो सेटिस्फेक्शन है वो हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नंबर्स। ठीक है, हमने यूटिल्स की बात करी थी, हम नंबर्स की बात करते थे। पर ऑर्डिनल अप्रोच स्टार्ट करने से पहले इसका एक इंट्रो मैंने आपको पहले ही दे दिया था, जब हमने अप्रोचेस ऑफ यूटिलिटी समझे थे। ठीक है, जिसमें कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात करी थी हमने। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी में मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें अगर आपको ये पता करना हो कि एक गुड्स, सबसे पहली बात है बेटा इसमें एक गुड्स की बात नहीं करते हम। ठीक है, जब भी हम ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात करेंगे ना तो हम 2 गुड्स हमेशा लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें प्रेफरेंसेस देने हैं। यहाँ पे ये नहीं बताना कि ये गुड्स कंज्यूम करने के बाद हमें इतना सेटिस्फेक्शन मिला। हमें इसमें ये बताना है कि अगर मैंने आपको ऑप्शंस दिए, ठीक है, यस मेजर्स एट रैंक, इसका मतलब यही है कि सपोज आपके पास बंडल्स हैं एक से ज्यादा गुड्स के, 2 से 3 गुड्स, तो आपको ना उसके बीच में प्रेफरेंसेस देने हैं कि आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा। ठीक है, जैसे स्कूल में होता है ना कि जो बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स आए उसको फर्स्ट रैंक दिया जाता है, उससे जो लोएस्ट है उसको सेकंड रैंक पे डाला जाता है, फिर सो ऑन ऐसे करके रैंकिंग डिसाइड होती है। ठीक है, तो इसमें भी हमें यही करना है कि जो कार्डिनल अप्रोच में एक कमोडिटी आपने कंज्यूम किया वो आपको कितना अच्छा लगा, आपने उसको नंबर्स के टर्म्स में मेजर कर दिया। पर रियल लाइफ में क्या होता है, कंज्यूमर एक कमोडिटी तो कभी कंज्यूम नहीं करता। ठीक है, एक से ज्यादा कमोडिटी वो कंज्यूम करता है। ठीक है, इवन हम लोग आउटलेट पे भी जब भी जाएं, ठीक है, लंच डिनर किसी पे भी, तो हम कॉम्बिनेशंस मंगाते हैं ना, मेन्यू का जब ऑर्डर करते हैं तो कोई एक पर्टिकुलर चीज तो ऑर्डर नहीं करते, कोई 2-3 चीज कॉम्बिनेशंस हमेशा रहते ही हैं। ठीक है, तो जब आपके पास कॉम्बिनेशंस हैं इतने सारे तो नॉर्मल सी बात है, आप ये तो बोलोगे नहीं ना कि इससे इतना सेटिस्फेक्शन मिला, उससे उतना सेटिस्फेक्शन मिला और इससे इतना मिला। एक्यूरेट नंबर्स में आप नहीं बता पाओगे। हाँ, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा, सपोज आपने 3 चीज खाए, पिज्जा, बर्गर और मोमोज, तो सबसे बेटर आपको क्या लगा, सबसे अच्छा कौन सा था? तब आप रैंकिंग डालोगे कि मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन पिज्जा से मिला, उसके बाद मुझे जो अच्छा लगा वो बर्गर था, उसके बाद मोमोज सबसे अच्छा था। ठीक है, लाइक मोमोज को आपने लीस्ट पे डाल दिया क्योंकि उसका टेस्ट आपको उतना अच्छा नहीं लगा। तो गुड नॉर्मली मॉर्निंग सर।
यस, गुड मॉर्निंग। मैं माफी चाहूंगा आपको इंटरप्ट करने के लिए, थोड़ा सा मैं बच्चों का, हाँ इन्हें देखो महक को पता चल गया, वीडियो ओपन हो गया, देखो इन्हें पता है कि अभी आगे चापलूस बंदे ना, अभी बच्चों को अभी थोड़ी देर बोलेंगे वीडियो ओपन कर लीजिए, हैं ये ढक्कन ना ओपन करके रखा करो आप लोग अपने अपने। ठीक है, वीडियो ऑन कर लेंगे। सर हम ना हाँ जी स्टार्टिंग में बोल ठीक है। देते हैं इनको, ठीक है? तो जी जी जी। वो बीच में है ही कि वो बंद हो ही जाता है फिर, ठीक है? तो वही था कि बीच में थोड़ा सा ना वो हो, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फ्लो टूट जाता है। तो वो इनका हैबिट है, वो करेंगे थोड़ा सा, वो बंद कर देंगे, ये होता ही है। तो इस चीज पे, एक पर्टिकुलर चीज पे तो हम इतना ध्यान नहीं दे सकते ना सर। तो ठीक है, मैं बार बार बीच में बोल देता हूँ, बट ऐसे फिर बीच में फ्लो टूटता है। सो प्लीज सर, इसका ध्यान रखें एक बार। अम, ठीक है बेटा। तो लाइक यस, वी वर टॉकिंग अबाउट दी कॉम्बिनेशंस, ठीक है? तो कॉम्बिनेशंस का बेसिकली यही था कि आपको रैंकिंग देना पड़ेगा इसमें, प्रेफरेंसेस देनी पड़ेंगी कि कौन सा अच्छा लगा, उसके बाद सेकंड पे और फिर लास्ट में, ठीक है? तो हम उसी की बात करते हैं एक बार। फाइन, स्टार्ट कर लेते हैं अब, ठीक है? थोड़ा राइटिंग वर्क स्टार्ट करो और फटाफट से इसको खत्म करते हैं, देन हम इसमें न्यूमेरिकल्स थोड़े से हैं वो भी देख लेंगे, ठीक है? और बेसिकली इसमें एमसीक्यूज है, वो बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको कंज्यूमर के, तो एक बार इसको देखते हैं बेटा। चलिए हेडिंग डालेंगे। फाइन। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। थोड़ा सा इसका इंट्रो लिख लो, ठीक है? और फिर हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अभी हमने बात करा कार्डिनल नंबर्स की टर्म्स में बात करता था, ऑर्डिनल यूटिलिटी आपका रैंकिंग्स की बात करता है, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि ये थ्योरी दिया किसने, ये हमने पहले भी बात कर ली थी, राइट? एक बार जरा नाम बताओगे आप, ऑर्डिनल अप्रोच किसने दिया है चैट बॉक्स में? मैंने आपको दूसरा नाम जो लिखवाया था ना ऑर्डिनल अप्रोच में, उसी में उन इकोनॉमिस्ट्स के नाम थे। बताओ भाई। वेरी गुड। हिक्सियन। यस। यू नो, हिक्सियन इनको क्यों बोला जाता है? इसमें दो साउंड आ रहे हैं, हिक्स और एन के। यस, हिक्सियन में दोनों कवर हो जाते हैं, ठीक है? द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर थ्रू ऑर्डिनल अप्रोच। ये थोड़ा सा ब्लर आ रहा है ना कैमरा? यस, विजिबल है सबको कैमरा? ठीक है, ओके। यस, तो द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर थ्रू ऑर्डिनल अप्रोच वाज गिवन बाय हिक्स। इनका ना पूरा नाम था जे आर हिक्स, ओके? जे आर हिक्स इनका नाम था, और इनका जो दूसरा नाम है एलन का, वो है आर जी डे एलन, आर जी डी एलन, ठीक है? इतने खतरनाक खतरनाक तो नाम होते हैं अमेरिकन के, ओके? तो दिस वाज समथिंग अबाउट दैट ऑर्डिनल अप्रोच वाज गिवन बाय जे आर हिक्स एंड आर जी डी एलन, ठीक है? तो इसीलिए कलेक्टिवली इसको बोला जाता है हिक्सियन एनालिसिस, ठीक है? हिक्स और एलन का एन मिला के हिक्सियन एनालिसिस हुआ, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। उसके बाद आपको इसमें लिखना है कि बेसिकली इसमें सर अजम्पशन वो क्या है, इट आर्ट। इज। बेटा ऑडियो ऑफ रखेंगे। हेलो सर। यस, किसी को कोई डाउट है? सर वो आरजेडी एलन है ना? आर जी डी एल वहाँ पे। एन। अच्छा, ओके ओके। जी। वेट वेट। यस, अब विजिबल है, क्लियर? ओके सर। फाइन। आर जी डी, ओके, आर जी डी एल एन।
तो इसका जो अजम्पशन है ना, कार्डिनल अप्रोच का अजम्पशन था दैट यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। हम सेटिस्फैक्शन को नंबर्स के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, पर इसका जो अजम्पशन है ना वो ये बोलता है कि आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो बट बाय गिविंग द प्रेफरेंसेस और बाय गिविंग द रैंक्स। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट utility is measurable with the help of rankings, with the help of rankings and preferences। लाइक प्रेफरेंस दे देंगे ना कि आपको मैं कॉम्बिनेशंस दे दूं 2-3 गुड्स के, तो आप हमेशा प्रेफर करोगे कि ये मुझे ज्यादा अच्छा लगता है तो आई विल हैव दिस। ठीक है, और रैंकिंग भी डाल सकते हैं कि जब आपने कंज्यूम किए 2-3 यूनिट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो आपने बोला कि मैं इसको फर्स्ट रैंकिंग दूंगा बिकॉज ये मुझे सबसे अच्छा लगा है। ओके, तो इस तरीके से हम इसमें यूटिलिटी मेजर करते हैं। तो आप बस इसमें ये ध्यान रखना, कभी भी एक कमोडिटी से तो आप कभी भी प्रेफरेंसेस और रैंकिंग दे नहीं पाओगे। ठीक है, 2-3 कॉम्बिनेशंस होने चाहिए। तो सबसे बड़ा डिफरेंस कार्डिनल और ऑर्डिनल का यही है कि जब सिंगल कमोडिटी की बात होती है तो कार्डिनल चल जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें सिंगल कमोडिटी के सेटिस्फैक्शन को नंबर्स की टर्म्स में मेजर करना है। बट जब ऑर्डिनल अप्रोच की बात करते हैं तो 2 गुड्स तो मिनिमम चाहिए ही, तभी तो आप कॉम्बिनेशन में प्रेफरेंसेस या रैंकिंग्स दे पाओगे। तो यहाँ पे एक कमोडिटी की बात नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे सर यस। सर यूटिलिटी को मेजर करने कोई एग्जैक्ट चीज नहीं दे रखी है, मतलब बिकॉज यूटिलिटी ना बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है, इसीलिए कोई इतना एक्यूरेट नहीं है। हम सबका यूटिलिटी डिफरेंट होता है। मेरे लिए सेटिस्फैक्शन अलग है। इवन एक कमोडिटी को भी जब कंज्यूम करते हैं ना, लाइक मैं बात कर रहा हूँ सेम कमोडिटी है, उससे भी मिलने वाला सेटिस्फैक्शन या प्रेफरेंसेस अलग अलग होते हैं फॉर डिफरेंट पर्सन। ठीक है, क्योंकि हमारी जरूरतें अलग होती हैं, हमारे टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस अलग है। ठीक है, हमारी परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो इसीलिए एक्यूरेटली हम मेजर नहीं कर सकते बिकॉज इतने सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है यूटिलिटी। इवन प्राइसेस पे डिपेंड करता है, आपके इनकम पे डिपेंड करता है, तो वही सब मैं बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए यूटिलिटी जो है ना बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है, तो आप इसको एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हो। बट हाँ, नॉर्मली अगर आपसे कोई पूछे कि इस गुड्स को कंज्यूम करने के बाद आपको कैसा लग रहा है, एक नॉर्मल फीडबैक देना, तो एक उस वे में रैंकिंग के वे में या चलो इतना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो हम बोल सकते हैं, बट एक्यूरेटली तो हमें नहीं पता। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिविटी है इसमें। तो इसमें वही बात है कि जब सब्जेक्टिविटी इतनी ज्यादा है तो आप नंबर्स के टर्म्स में भी मेजर नहीं कर पा रहे। इवन कार्डिनल अप्रोच भी फेल है। ठीक है, तो इसीलिए हम ऑर्डिनल अप्रोच को लेके आते हैं कि चलो इससे समझते हैं कि किस तरीके से जब हम वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करेंगे तो हम किस तरीके से बोलेंगे कि हमें इतना सेटिस्फैक्शन मिला। ठीक है, सो दिस इज अबाउट ऑर्डिनल अप्रोच। उसके बाद हम आते हैं कि ऑर्डिनल अप्रोच, जैसे कार्डिनल अप्रोच को मेजर करने के लिए टोटल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमने पढ़ा था। ठीक है, वैसे ही हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स तो होने चाहिए ना जिसकी हेल्प से हम प्रेफरेंसेस दे सकें। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट वो आता है इंडिफरेंस कर्व का। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व का, वहां पे यूटिलिटी आपने यूटिल्स की टर्म्स में मेजर करी थी। ठीक है, यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व होगा जो आपके यूटिलिटी को मेजर करेगा विद द हेल्प ऑफ प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे अब इंडिफरेंस कर्व। हमारा मेन एम अल्टीमेटली यही है कि सेटिस्फैक्शन कैसे मिले सबसे ज्यादा, नीड्स एंड वांट्स किस तरीके से सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, तो जब एक कमोडिटी की बात करते हैं तो नीड्स एंड वांट्स कैसे सेटिस्फाई होंगे, बाय गिविंग द नंबर्स कि आपको सेटिस्फैक्शन मिला कितना। ठीक है, पर इंडिफरेंस कर्व क्या मेजर करता है कि जब आपके पास एक से ज्यादा कॉम्बिनेशंस हो गए। ठीक है, लाइक आपके पास 2 से 3 कमोडिटी अवेलेबल है और उस बीच में आपको पता करना है कि आपको इन दोनों और तीनों कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद कितना सेटिस्फैक्शन मिला। यार नॉर्मली सी बात है ना कि जब 2 से 3 कॉम्बिनेशंस हैं कमोडिटी के तो आप दोनों को तो ज्यादा कंज्यूम कर नहीं सकते। दोनों को ज्यादा कंज्यूम करने का मतलब क्या है कि ओवर ईटिंग हो जाएगी, या आप एक तरीके से बता नहीं पाओगे कि किससे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला। और इवन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हम कभी भी 2 गुड्स की ज्यादा क्वांटिटी
कंज्यूम ही नहीं कर पाते, बिकॉज एक टाइम पे विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हम इसका ज्यादा या उसका ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो एक का ज्यादा एक का कम, ऐसा कॉम्बिनेशन चलेगा, क्योंकि नॉर्मली क्या है, जो हमारा रिसोर्सेज है, जो कि इनकम है, वो लिमिटेड है, ठीक है। तो इसमें हमें यही बात करनी है कि हम क्यों किसी भी कमोडिटी का, किसी भी कॉम्बिनेशंस का हमेशा ज्यादा जो यूनिट्स हैं वो कंज्यूम क्यों नहीं कर पाते, बिकॉज इनकम जो है वो लिमिटेड है। अगर आप एक कमोडिटी को बढ़ाओगे, कंज्यूम करना ज्यादा स्टार्ट करोगे, तो दूसरी कमोडिटी के यूनिट्स आपको डिक्रीज करने पड़ेंगे, ठीक है, सो दैट कि आपका सेटिस्फैक्शन भी सेम रहे और आप अफोर्ड भी कर पाओ, है ना। कि अगर जेब में 100 रुपए है, तो एक टाइम पे इतना क्वांटिटी आप फूड प्रोडक्ट्स का खरीद सकते हो, और इतना प्रोडक्ट्स जो है वो आप बेसिकली अपनी दूसरी चीजों को खरीद सकते हो, ठीक है, जो भी आपके नीड्स हैं। तो वही बात हो जाती है कि आउट ऑफ द लिमिटेड इनकम हम इसका ज्यादा खरीद सकते हैं, इसका कम। तो वो डिपेंड करता है हमारे नीड्स पे, ठीक है, कि हम खरीदना क्या चाहते हैं, हमें जरूरत किस चीज की है। तो इंडिफरेंस कर्व आपको यही बताता है। इसमें लिखेंगे, पहला पॉइंट आप लिखना, आपको इसी पॉइंट से समझ में आ जाएगा हम इंडिफरेंस कर्व यूज कब करते हैं। तो इसमें लिखना बेटा, व्हेन अ कंज्यूमर consumes when a consumer consumes various goods and services, जब एक कंज्यूमर एक से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करता है, when a consumer consumes various goods and services, then there are some combinations, then there are some combinations which gives him the same level of satisfaction, the same level of satisfaction. ओके, सो बेसिकली क्या है, जब एक कंज्यूमर वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करता है, तो उसके कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। अब ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपने बर्गर खाया और पिज्जा खाया, दोनों खाया तो आपको सेम टेस्ट लगा और सेम सेटिस्फैक्शन दोनों से मिला। ऐसे कैसे हो सकता है? बर्गर का जो टेस्ट होता है वो डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू पिज्जा। लाइकिंग्स डिफरेंट होती है कंज्यूमर्स की, किसी को पिज्जा पसंद नहीं आता तो वो लोग बोलते हैं मुझे यही चाहिए, वो मुझे अच्छा भी ना, इवन दो टेस्ट बढ़िया होगा, ठीक है, उन्होंने बनाया बहुत अच्छे से होगा, बट फिर भी पसंद नहीं है, टेस्ट मतलब मुझे उसका टेस्ट ही पसंद नहीं आता, ठीक है। तो एक ये चीज होता है, ओके, नॉर्मल टेंडेंसी होती है कंज्यूमर्स की कि कितना भी अच्छा बना लो कुछ चीजों को, बट उनकी वो टेस्ट पे ही नहीं है, उनको वो प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं लगता, ठीक है। जैसे होता है ना कि नॉर्मल वेजिटेबल्स में अगर मैं बात करूँ, तो मुझे लौकी बिल्कुल ही पसंद नहीं, ठीक है। अब चाहे उसमें आप कुछ कितना भी एक्सपेरिमेंट कर लो, कुछ भी डाल लो, मतलब लाइक मुझे उसमें टेस्ट ही नहीं आता, बिकॉज उसका टेस्ट मुझे लगता ही नहीं है, कि वो बिल्कुल टेस्टलेस है वो वेजिटेबल्स में, ठीक है। तो मुझे सबसे बेकार वही लगता है। तो उसके अलावा मैं मतलब सब कुछ खा सकता हूँ, बट लेकिन जब घर में वो बना रहता है तो मैं दूसरा ऑप्शन ढूंढता हूँ, मैं या तो खाना नहीं खाऊंगा या फिर मैं कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ, ठीक है। तो वही चीज होती है कि कभी भी आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आपने जब 2-3 कमोडिटी कंज्यूम किया तो आपको सेम सेटिस्फैक्शन मिला, इस वे में कि तीनों सेम थे। तीनों सेम नहीं थे, आपने बंडल्स ऐसे बनाए हैं, आपने कॉम्बिनेशंस ऐसे बनाए हैं कि मे बी एक का ज्यादा होगा, दूसरे का थोड़ा कम होगा उससे क्वांटिटी, और तीसरे का आपने सबसे लीस्ट क्वांटिटी कंज्यूम करी है। तो इससे क्या हुआ ना कि आपका जो कंजम्पशन था बैलेंस हो गया, कि जो सबसे अच्छा लगा वो सबसे ज्यादा, जो ठीक ठाक लगा उसका मीडियम क्वांटिटी, और जो सबसे बेकार लगा वो हमने कंज्यूम ही नहीं किया, या फिर हमने उसको बेसिकली 1 से 2 यूनिट कंज्यूम करा, उससे ज्यादा, ठीक है। तो सेटिस्फैक्शन सेम रहने का मतलब इस तरीके से है। इनकम को भी ध्यान में लेके चलो, तुमने अपनी इनकम को ऐसे बांट दिया कि तुमने सबसे अच्छा जो लगा वो सबसे ज्यादा कंज्यूम किया, फिर जो सबसे बेकार लगा वो तुमने ऑलमोस्ट नील के बराबर, सो दैट की जो ये सेटिस्फैक्शन है ये बैलेंस हो गया, ठीक है, ना एकदम हाई हुआ ना एकदम लो हुआ, ठीक है। तो हमें यहाँ पे यही बात करनी है कि जब एक गुड्स को हम बढ़ाते हैं क्वांटिटी में, तो नॉर्मल सी बात है दूसरा आपको लेस करना पड़ेगा, आपको दूसरे का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है
कि आप दोनों तो इक्वल क्वांटिटी में अफोर्ड कर ही नहीं सकते, बिकॉज इनकम इज लिमिटेड, ठीक है। और दूसरा रीजन क्या है, सेटिस्फैक्शन को सेम रखना है। सेम इन द सेंस मीन्स कि एक का ज्यादा कंज्यूम किया तो दूसरे का कम करेंगे, सो दैट कि हम ओवर ईटिंग के उसमें ना चले जाए, ठीक है। हम अपना जो है ना कंजम्पशन वो बैलेंस कर दें, ठीक है। तो इसका मतलब ये था बेसिकली। नाउ मीनिंग लिख लेते हैं इंडिफरेंस कर्व का। इसको हम आईसी भी बोलते हैं, बार बार इंडिफरेंस कर्व यूज ना करके हम शॉर्ट में इसको आईसी भी यूज करते हैं, ठीक है। तो आईसी इज व्हाट, आईसी इज रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इंडिफरेंस, क्योंकि बेटा इसमें नाम में ही कर्व लगा है, ठीक है। तो कर्व लगा है तो नॉर्मल सी बात है, आप डायग्राम ही इसको मेजर करोगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ठीक है। तो आईसी रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, IC refers to the graphical representation of various alternate combinations of bundles of two goods। मीनिंग लिखते लिखते ही मुझे ये बताओ, आप लोगों को सबसे बेकार क्या लगता है? हमने उस दिन क्लास में सबसे ज्यादा बात करी थी कि सबको अच्छा क्या लगता है। अब मुझे ये बताओ कि सबसे बेकार क्या लगता है। उसका एग्जाम्पल हम बिल्कुल नहीं लेंगे यहाँ पे, वैसे सब्जेक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, है ना, अगर हमने ये पूछ लिया कि बेकार क्या लगता है। देखो सबको वही सेम, कुछ टेस्ट होता है उसमें, टेस्टलेस है वो, कुछ नहीं होता उसमें। जब कभी बीमार पड़े तब कंज्यूम करने को मैं, चलो ठीक है भाई, नहीं खा सकते कुछ इतना हैवी, नहीं खा सकते एकदम वो स्पाइसी, तो जैसे समथिंग क्यों ना वो बीमार लोगों के लिए। यस। अच्छा, सबके सेम कॉम्बो है, लगता है वो मेजोरिटी में ही चलता है, वो है ही ऐसा, है ना। मैंने तो सुना था सब बोलेंगे कि करेले सबसे बेकार लगते हैं। वो ठीक भी लगता है एक बार को, उसको बनाओ ठीक से तो वो दैट इज गुड, ठीक है, वो सही भी लगता है एक बार को। लौकी में तुम क्या एक्सपेरिमेंट कर लोगे, क्या है उसमें, कुछ भी नहीं होता, वो टेस्टलेस ही लग पाता है। ओके। महक कहेगी उसको तोरी भी बेकार लगती है। नहीं, तोरी ठीक लगती है, बैगन मेरा फेवरेट है, चित्रा को सबसे बेकार वही लगता है। ओके। ब्रिंजल की भी यहाँ पे आ रही है डिमांड, हाँ, कि बेकार लगता है। उसको तो हम सब्जियों का राजा बोलते हैं उसको तो, क्योंकि उसके सर पे ताज है ना। हाँ, अपनी अपनी बस वही है ना, चॉइसेस, मैंने बोला ना, फिर वही बात है ना, सब्जेक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि आप ये नहीं बता सकते एक्यूरेटली मेजर कैसे करें। ध्रुव, सारी हरी सब्जियां तुम्हें बेकार ही लगती हैं? वैसे ऑलमोस्ट हरी सब्जियां ही होती हैं, उसके अलावा तो कोई कलर होता नहीं है, सिर्फ बैगन का एक वो होता है, पर्पल। अच्छा, चलो कोई नहीं, अपने अपने लोग के शौक है, अपने अपने टेस्ट होते हैं, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग लोग चलते हैं। चलो, यस, तो इंडिफरेंस कर्व यही है। इंडिफरेंस कर्व ये है कि जब आपके पास कॉम्बिनेशंस मिल गए किसी भी दो कमोडिटी के, तो आपने क्वांटिटी को कुछ इस तरीके से बनाया। वो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है, बैगन से भी ज्यादा शिमला मिर्च अच्छा लगता है। ओके, और वो तो हर नूडल्स में डलेगा, पास्ता में डलेगा, हर एक उसमें डलेगा ही, तो उसको तो आप अवॉइड भी नहीं कर सकते। वो तो सबसे अच्छा होता है एक तरीके से। ओके, तो हाँ, चलो आ जाते हैं वापस अब, ठीक है, इस पे कॉन्सेप्ट पे कि आईसी क्या बोलता था कि कॉम्बिनेशंस को हमने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया, इस तरीके से हमने कॉम्बिनेशंस बनाए कि एक कमोडिटी जो पसंद है उसका ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, और दूसरी कमोडिटी जो नहीं पसंद है उसको लेस कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट कि क्या हो, एक ज्यादा और एक कम से बैलेंस बन जाए, और वहां पे कंज्यूमर जो है वो इनडिफरेंट हो जाए। कंज्यूमर के इनडिफरेंट होने का मतलब क्या है कि सेटिस्फैक्शन सेम रहेगी। आपने दो गुड्स की क्वांटिटी कुछ इस तरीके से कंज्यूम करी कि आपको उन दोनों को कंज्यूम करने के बाद सेटिस्फैक्शन लेवल सेम रहा, ठीक है। अल्टीमेट एम हमारा यही होता है। तो ये होता है हमारा इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आप देखो जैसे हम कुछ कॉम्बिनेशंस ले लेंगे, ठीक है, कुछ कॉम्बिनेशंस ले लेंगे और उससे समझेंगे कि कैसे हम ड्रॉ करेंगे इंडिफरेंस का, क्योंकि नेक्स्ट हमारा वही है, हाउ टू ड्रॉ द इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। तो आइए उसकी बात करते हैं। ये मैं आपको समझाता हूँ इंडिफरेंस शेड्यूल की हेल्प से। इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल, एक शेड्यूल बनाते हैं। ये है कुछ कॉम्बिनेशंस, ठीक है, कॉम्बिनेशंस। एक टेबल बना लो आप लोग, ये कॉम्बिनेशंस हो गए। दो कमोडिटी हम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एक से तो काम चलेगा नहीं, जब प्रेफरेंसेस की बात करेंगे तो एक से ज्यादा तो लेना पड़ेगा। तो सपोज करो एक मैंने एप्पल ले लिया और एक बनाना ले लिया, ठीक है। अब हमें कुछ ऐसे बंडल्स बनाने हैं कि कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन है वो सेम रहे हर एक पॉइंट पे, ठीक है। तो सपोज करो जो मेरा कॉम्बिनेशन ए है, पहला कॉम्बिनेशन, ठीक है, वहां पे मैं जो एप्पल कंज्यूम कर रहा हूँ वो है 1 यूनिट और 15 यूनिट्स ऑफ मैं बनाना ले रहा हूँ। मुझे बहुत पसंद है बनाना, इसलिए मैंने उसका ज्यादा क्वांटिटी रख दिया, ठीक है। एप्पल उतने पसंद नहीं है। ये प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज में ही कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज आएगा ही आएगा। यस, एप्पल मैंने 1 यूनिट रखा और 15 यूनिट्स मैंने बनाना रखा, और मैंने बोला जब मैं 15 यूनिट्स ऑफ बनाना और 1 यूनिट ऑफ एप्पल लेता हूँ तो मेरा सेटिस्फेक्शन सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपने बनाना ज्यादा कंज्यूम किया, बिकॉज नॉर्मल सी बात है, वो आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है तो आप बनाना प्रेफर कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि नॉर्मल सी बात है, आपने इसका तो ज्यादा कंज्यूम कर लिया, ठीक है, बट हमेशा तो ऐसा होगा नहीं कि आप बनाना ही कंज्यूम ज्यादा करते जा रहे हो और एप्पल जो है उसका कंजम्पशन बढ़ा ही नहीं रहे हो, क्योंकि जो लॉ ऑफ डीएमयू है वो भी तो अप्लाई होगा ना, कि अगर आपने बनाना 15 यूनिट्स कंज्यूम कर लिया तो नॉर्मल सी भी तो बात है, एक से बनाना दो, दो से तीन, तीन से चार, और ऐसे होते होते जब आपने 15 यूनिट्स ऑफ बनाना कंज्यूम किया तो नॉर्मल सी बात है उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या हुआ होगा, डिक्लाइन हुआ होगा, ठीक है। जो आपने फर्स्ट बनाना खाया होगा उसका जो सेटिस्फेक्शन होगा वो सबसे हाई होगा, और फिर जैसे जैसे आपने कंज्यूम किया फर्दर बनाना तो उससे सेटिस्फेक्शन आपका डिक्लाइन होता गया। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव कर लिया है, अब ये आपको ज्यादा सेटिस्फाई नहीं कर सकता। अब आपकी नॉर्मल टेंडेंसी क्या हुई, यार मैंने बनाना बहुत कंज्यूम कर लिया, अब एप्पल को थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक होता है ना कि मतलब एक ही टेस्ट अगर आप खाते रहो एक ही टाइम पे, काफी क्वांटिटी उसकी कंज्यूम कर लो तो फिर मन भर जाता है ना उससे, है ना, कि बहुत ज्यादा उसका कंज्यूम कर लिया, तो ये एक टेंडेंसी आ जाती है। तो नेक्स्ट क्या होगा कि आप इसको बढ़ाना शुरू करें। तो मेनली आपने क्या किया, आपने 1 यूनिट एप्पल का बढ़ाया, ठीक है, आपने बोला बनाना बहुत खा लिया, अब एप्पल जो इतना कम कंज्यूम किया उसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो आप पहले 1 यूनिट ऑफ एप्पल ले रहे थे, अब आप एक एक्स्ट्रा लेने लगे। तो ये जो आपने एक एक्स्ट्रा एप्पल लिया है उसके लिए आपने कितने बनाना सैक्रिफाइस किए, क्योंकि अब आपको ये गिराना पड़ेगा ना, ये नहीं बढ़ सकता, ओके। ये बढ़ेगा तो ये गिरेगा, ये तो चलता ही रहता है, सो दैट की सेटिस्फैक्शन सेम रहे, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने इसके 10 यूनिट सपोज करो कम कर, आपने बोला अगर मुझे 1 यूनिट्स ऑफ एप्पल बढ़ाना है तो आपको ये 5 यूनिट्स ऑफ बनाना आपने यहाँ पे सैक्रिफाइस कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे और आगे बढ़ोगे, ठीक है। ठीक है, एक और एप्पल हमने बढ़ा लिया भाई, पहले 1 पे थे अब 2 पे थे, अब हमने 3 कर लिया, ठीक है। तो आपने क्या किया, पहले आप 2 थे अब आपने एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट कर दिया एप्पल में, ठीक है। तो आपने फिर जो वो एक्स्ट्रा एप्पल में इंक्रीमेंट किया है उसके लिए अब आपने कितना बनाना सैक्रिफाइस किया, तो सपोज करो आपने ये 6 यूनिट्स सैक्रिफाइस की, ठीक है। पहले 10 बनाना सैक्रिफाइस कर रहे थे, अब आप 6 बनाना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है, सपोज करो आपने एक एप्पल और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, ठीक है। तो उसके लिए आपने अब 3 बनाना सैक्रिफाइस किए। लास्ट आता है एक कॉम्बिनेशन और ले लेते हैं, आपने एक एप्पल और बढ़ाया, उसके लिए आपने यहाँ पे लास्ट में एक ही बनाना आपने सैक्रिफाइस किया, ठीक है। एक ऑर्डर देख लो कि एक चीज को बढ़ाने के लिए दूसरी चीज कम करनी पड़ती है,
ठीक है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, वो हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेम शेड्यूल, बट उससे पहले एक इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको कॉम्बिनेशंस मिल चुके हैं। ये ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जहां पे एक कमोडिटी को आपने ज्यादा कंज्यूम किया तो दूसरे को कम किया, सो दैट की सेटिस्फैक्शन जो है ना वो सेम रहे। ठीक है, अब आप इंडिफरेंस कर्व बना लो। इंडिफरेंस कर्व बनाने के लिए वही है, एक y एक्सिस और एक x एक्सिस। ठीक है, दो गुड्स हम ले रहे हैं। ठीक है, एक हम ले लेते हैं एप्पल और एक हम ले रहे हैं यहाँ पे बनाना। दो गुड्स हैं। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, इसका हमने 1 2 3 4 और 5 कुछ इस तरीके से कंज्यूम किया है। ठीक है, और इसका गैप ले लो आप 3-3 का ले लो, है ना, ज्यादा बेटर है। हाँ, 3 आ जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15। ठीक है, एब्सोल्यूट नंबर ज्यादा कवर हो जाएंगे, इसलिए 3-3 का गैप ले लो। 3 3 6 6 3 7 8 9 12 और 15। ठीक है, ये रहे आपके स्केल्स। अब आप इस पे प्लॉट कीजिए। जब आपने 1 यूनिट ऑफ एप्पल कंज्यूम किया है, आपने 15 यूनिट्स ऑफ बनाना लिया है। दैट मीन्स कुछ 1 यूनिट ऑफ एप्पल पे 15 यूनिट्स ऑफ बनाना। ठीक है, ये रहा। फिर जब आपने 2 यूनिट्स ऑफ एप्पल कंज्यूम किए तो 10 यूनिट्स ऑफ बनाना। यहाँ पे इसको हम डालेंगे सेकंड। ठीक है, ये रहा हमारा सेकंड प्लॉट हो गया। थर्ड एप्पल पे 6 यूनिट ऑफ बनाना सैक्रिफाइस हुए। थर्ड एप्पल और 6 यूनिट्स ऑफ बनाना। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कॉम्बिनेशन। चौथा है, जब 4 एप्पल हैं तो 3 बनाना है, तो 3 बनाना ये रहा और 4 एप्पल ये रहे। ठीक है, और फिफ्थ जो है हमारा वो है 5 एप्पल और 1 बनाना। एक कुछ हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये फिफ्थ पे डाल दो। तो ये आपको 5 कॉम्बिनेशंस मिल गए। अब यहाँ पे तुम अपना ना इसको जोड़ो, इसके लाइन को जोड़ो, देखो कैसा शेप आएगा। ओ, ऐसा शेप आया होगा। ये है तुम्हारा इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, ना तो ये स्ट्रेट लाइन है तो ये कर्व। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, और ये राइटवर्ड बेंडिंग तो है नहीं, जैसा एक कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर ऐसा होता है और कॉन्वेक्स मिरर आपका ऐसा होता है। राइट, तो यू कैन सी ये वाला शेप ले रहा है ये हमारा। राइट, तो नॉर्मल सी बात है, इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, कॉन्वेक्स शेप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करने वाली बात यही है, जो आपको नोट करना है वो ये है, इंडिफरेंस कर्व विल बी कॉन्वेक्स शेप। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व का जो शेप होगा वो कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, कॉन्वेक्स क्यों होगा, बिकॉज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, आप एक कमोडिटी को बढ़ा रहे हो तो दूसरे को कम कर रहे हो। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और छुपा हुआ है इसके कॉन्वेक्सिटी शेप में। अब हम नेक्स्ट उसी की बात करेंगे कि ये कॉन्वेक्स शेप हुआ क्यों। डीएमयू है वो तो है, एक बढ़ाएंगे तो दूसरा कम करेंगे, क्योंकि सेटिस्फैक्शन जिसको ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं उससे कम होता रहता है, और नॉर्मल टेंडेंसी ये आ जाती है कि जिसको कंज्यूम नहीं किया चलो वो ज्यादा कंज्यूम करते हैं। ठीक है, यही था लॉ ऑफ डीएमयू। कॉन्वेक्स शेप के पीछे एक और रीजन है, वो बात करेंगे, बट उससे पहले आई वुड लाइक टू आस्क कि मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या होते हैं। आप लोगों को पता है, इको स्टूडेंट जिन लोगों ने इको पढ़ा हुआ है, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या होते हैं? मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, ये ना एक जर्नल क्वेश्चन है। बेटर। यस, बताएं। प्लीज रिपीट, और चैट बॉक्स में डाल दीजिए या फिर यस, करेक्ट महक, मोर इज बेटर, वेरी गुड। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस का मतलब ही यही होता है। एग्जांपल सपोज करो,
मैंने आपको कॉम्बिनेशंस दिए हैं बर्गर और पिज्जा के, ठीक है? एक प्लेट में मैंने आपको 2 बर्गर और 1 पिज्जा सर्व करके दिया है, ठीक है? और वही दूसरा प्लेट जो है ना, उसमें 3 बर्गर और 2 पिज्जा है। पहले प्लेट में 2 बर्गर और 1 पिज्जा, दूसरे प्लेट में 3 बर्गर और 2 पिज्जा। आप लोग कौन-सा प्रेफ़र करोगे? मुझे ये बताओ। कौन-सा प्रेफ़र करोगे? सर जिसका हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा। यस, हाई लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन नहीं होगा, एक नॉर्मल टेंडेंसी में क्या होगा ये बताओ मुझे। जर्नल क्वेश्चन मैंने तुमसे पूछा है कि तुम्हारे पास ये प्लेट रखा हुआ है, सैटिस्फैक्शन छोड़ दो, अभी क्यों इतना ज़्यादा घुसना उसमें, हाँ, सैटिस्फैक्शन में, वो तो ईगो कॉन्सेप्ट हो गया कि चलो वो कंजम्पशन किया तो सैटिस्फैक्शन मिल रहा है। एक नॉर्मल बिहेवियर अपना बताओ कि यार तुम लोगों को जब मैं 2 बर्गर दूँ या 1 पिज़्ज़ा दूँ, वो प्रेफ़र करोगे या 3 बर्गर और 2 पिज़्ज़ा? ओके, ध्रुव कह रहे हैं दूसरा वाला, ठीक है। राधा भी कह रही है दूसरा वाला, कृता कह रही है पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होगा। बात सही है, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है, बट एक नॉर्मल पर्सन क्या प्रेफर करेगा? एक जो नॉर्मल एक कंज्यूम, तुम भी कंज्यूमर हो यार, कम ऑन, वो एक अपने आप को कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू पे रख के देखो, ठीक है? कि तुम हमेशा प्रेफर क्या करोगे? नॉर्मल सी बात है, तुम हमेशा वही प्रेफर करोगे जिसमें ज़्यादा हो, ठीक है? ये हमारी एक हैबिट है, ठीक है? ये हमारा एक बिहेवियर है। हम लोग को जो चीज़ ज़्यादा मिले ना कम पैसों में, हम हमेशा वो यू नो उसके पीछे भीड़ लग जाती है, ठीक है? तो है एग्ज़ैक्टली है यही, ठीक है? कि मान लो आपके पास ₹100 ही थे और इसमें आप 2 बर्गर अफ़ोर्ड कर पा रहे हो, बट मैंने कुछ डिस्काउंट देके या मैंने कुछ छूट देके आपको बोला कि चलो ₹100 में मैं आपको 3 बर्गर ऑफ़र कर दूँगा। तो ऐसा नहीं है कि आप ये देखने लगोगे कि कितना सैटिस्फैक्शन मिला, मुझे ये पसंद है कि नहीं है। आप हमेशा उसको लपक के पकड़ लोगे, ला भाई ₹100 में जहाँ तू 3 दे 2 दे रहा है, मुझे 3 मिल रहा है। ठीक है, अच्छा नहीं लगता मैं 1 कंज़्यूम कर लूँगा, 2 किसी और को दे दूँगा। ठीक है, जो मेरे रिलेटिव्स हो, मेरे नोन में हो, मेरे फ्रेंड्स हो, उनको खिला दिया, ठीक है? तो नॉर्मल टेंडेंसी तो आपकी यही होगी ना कि भई ज़्यादा मिल रहा है, कंज़्यूम कर लेते हैं, ठीक है, खरीद लेते हैं। यही होता है, जब आप मार्केट में जाओ तो होता भी यही है ना? भले वो चीज़ लगे अच्छी, भले ना, ठीक है? बट क्योंकि पता है इसको कंज़्यूम करना है, तो सस्ता मिल रहा है तो चलो ले लेते हैं, ठीक है? आज बना लेंगे, 2-3 दिन बाद बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ऐसे-ऐसे करके खत्म हो जाएगा। तो ये हैबिट तो होती ही है, ठीक है? ओके, तो दिस इज़ कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। इसी को हम मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस को? एक कंज्यूमर, इसमें आप लिख लेना, ए कंज्यूमर ऑलवेज़ प्रेफर्स ए कंज्यूमर ऑलवेज़ प्रेफर्स मोर कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स। अगर आप उसको ऑप्शन दोगे ना, तो वो हमेशा 2 गुड्स के कॉम्बिनेशंस को अडॉप्ट करेगा जो ज़्यादा होंगे। A consumer always prefers more combinations of 2 goods because एक नॉर्मल टेंडेंसी है भाई, नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, ठीक है? ये होता ही होता है। सर यस, शायद इसकी एक और डेफिनेशंस थी। हाँ, हाँ, बिल्कुल है। लिख लें? या तुम्हें पता है सर बताओ? यस सर एक्चुअली मुझे याद है वो शायद उसमें ये था कि हाँ, कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ कमोडिटीज यस, एज वही है, वही एट लिखो। इट्स हाँ ऑफर्स अ हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। यस, monotonic preferences refers that a rational consumer आप एक रैशनल कंज्यूमर हो क्योंकि आपको पूरी नॉलेज है मार्केट की, ठीक है? आपको पता है क्या कंज्यूम करना है, क्या प्राइसेज़ हैं, कितनी क्वांटिटी मिल रही है, तो आप ठीक रैशनली बिहेव करोगे, ठीक है? मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस मीन्स दैट अ रैशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर्स मोर ऑफ ए कमोडिटी which offers him a higher level of satisfaction। तो satisfaction तो बात की बात है, नॉर्मल सी बात है, जब आप ज्यादा क्वांटिटी खरीद रहे हो तो जो आपका 2 बर्गर और 1 पिज्जा का जो सेटिस्फैक्शन था उसे तो ज्यादा ही होगा ना 3 बर्गर और 2 पिज्जा का, तो क्योंकि आप क्वांटिटी ज्यादा खरीद रहे हो, ठीक है? तो विच ऑफर्स हिम अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन।
ये होता है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। जस्ट एक जनरल सेंस में हमने बात कर ली, ठीक है। आ सकता है, नहीं भी आ सकता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बस मतलब पता होना चाहिए और कुछ नहीं। इसके बाद आते हैं हम सीधा, कॉन्सेप्ट जो है वो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कार्डिनल अप्रोच में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इंपॉर्टेंट था, वैसे ही आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि होता क्या है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और यही वो कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से जो इंडिफरेंस कर्व है ना, वो आपका कॉन्वेक्स शेप ले लेता है, ठीक है। ना ही वो स्ट्रेट लाइन बनता है, ना ही वो कॉनकेव बनता है, ठीक है। वो सीधा कॉन्वेक्स शेप में आता है। तो उसके पीछे का रीजन जो है ना, वो यही है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। किसी को पता है तो एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताए क्या होता है एमआरएस। आप लोगों ने ये सब कुछ नया नहीं है, मेजोरिटी स्टूडेंट्स ने तो पढ़ ही रखा है इको, ठीक है। तो अभी तक कुछ नया तो है नहीं, इनफैक्ट पूरे ही इस इको में, बिजनेस इको में नया कुछ नहीं है। पार्ट 1 में सब पुराना ही चल रहा है, ठीक है। मैक्सिमम चीजें आपकी 11 12 की है, तो 60 नंबर तो आप अगर 12th का कॉन्सेप्ट रटा हुआ है तो आप वो भी पूरे कर सकते हैं, ठीक है। यस, एनीवन, एमआरएस क्या होता है? इसको हम शॉर्ट में एमआरएस भी बोलते हैं ना, बार बार, जो याद होगा आपको। एमआरएस एमआरएस हम बहुत यूज करते थे। क्या होता है एमआरएस? अरे वाह, ये तो बड़ी किसी ने अच्छी हिंदी बताई है। कौन है? मुझे भी नहीं पता भाई, इतना परफेक्टली शुद्ध। राधा। प्रतिस व्हाट इज दिस? प्रतिस्थापन का आदान प्रदान करता है। व्हाट इज प्रतिस्थापन? क्या है ये इसका मतलब क्या है? मुझे पता ही नहीं है ना। बड़ी अच्छी लाइन बोली है। Some amount of one good in exchange for another good while maintaining the same level of utility. Very good. पूरे इकोनॉमिस्ट बन रहे हो तुम लोग तो। हाँ, कमोडिटीज कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विद ईच अदर। वेरी गुड। राधा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रतिस्थापन? मुझे पता नहीं है बेटा, बताओ ना एक बार। दिस इज वेरी गुड लैंग्वेज, ओके। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रतिस्थापन का आदान प्रदान करता है। जरा इसको समझाएं भी। जैसे हम बोलते हैं कि ना, कमोडिटीज कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विद ईच अदर, तो हम बोलते हैं कि यार एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी से हमने कितना सब्स्टिट्यूट किया, बदल दिया, एक्सचेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो ठीक है। राधा, मुझे उस वर्ड का मतलब बताइए एक बार। आई डू वांट टू नो। प्रतिस्थापन क्या होता है? बड़ी अच्छी लैंग्वेज है भाई। सर मार्जिनल रेट ऑफ हम्म। टाइप, अच्छा, वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही हो गया, ओके। ठीक है, फाइन। हाँ, फाइन। वही है कि मतलब आप एक्सचेंज कर रहे हैं ना, आप रिप्लेस कर रहे हैं कि इस क्वांटिटी को उस क्वांटिटी से इतना, है ना। एक्सचेंज कर रहे हैं जब आप, तो यस, दैट इज कॉल्ड कि आप इतना ज्यादा उसको कंज्यूम कर रहे हो और इसका थोड़ा कम कर रहे हो, किस रेट से सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। तो बात वही है, हमें टोटल यूटिलिटी जो है, सेटिस्फैक्शन जो है, वो सेम रखना है, राइट। तो उसके लिए हमें कुछ ऐसा कंजम्पशन करना पड़ेगा कि एक का ज्यादा दूसरे का कम। बट ये चीजें जो सब्स्टिट्यूशन है, वो नॉर्मली क्या होती रहती है, वो डिक्लाइन होती रहती है। तो पहले उसी चीज को हम समझते हैं, एक बार मीनिंग लिख लेते हैं, ठीक है। एमआरएस होता क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन refers to the rate at which one commodity can be substituted
for another, so that total satisfaction remains same, so that total satisfaction remains same. कुछ इस तरीके से दो कमोडिटी को सब्स्टिट्यूट करना कि दोनों से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन सेम रहे। सेटिस्फैक्शन का जो लेवल है वो बिगड़ना नहीं चाहिए कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इस तरीके से बनाइए अपने कॉम्बिनेशंस को कि दोनों को कंज्यूम करने के बाद आपका सेटिस्फैक्शन जो है वो मैक्सिमम रहे या सेम लेवल रहे, ठीक है, उसका बैलेंस ना बिगड़े। ओके, तो दिस इज कॉल्ड MRS, ठीक है। MRS का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ यूनिट्स of a sacrificing good, number of units of a sacrificing good, जो भी गुड सैक्रिफाइस कर रहा है वो डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ गेनिंग गुड। ये रेशो है दो कमोडिटी का जिसको आप सैक्रिफाइस कर रहे हो टू जिसको आप गेन कर रहे हो, मतलब जिसको आप बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो MRS उन दोनों के बीच का ही रेशो होता है, द कमोडिटी विच वी आर सैक्रिफाइसिंग, ठीक है, एंड द कमोडिटीज विच वी आर गेनिंग। सैक्रिफाइसिंग वो कमोडिटी जिसको आप कम कर रहे हो कंजम्पशन, और गेनिंग कमोडिटी वो जिसको आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। तो दोनों को आप कितने यूनिट से सैक्रिफाइस कर रहे हो और कितने यूनिट से गेन कर रहे हो, वो होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अब एक बार वो शेड्यूल देखते हैं और उसी में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, बिकॉज अब हमें उस शेड्यूल का काम होगा जो हमने इंडिफरेंस कर्व का शेड्यूल बनाया था, ठीक है। तो आपने जो वो शेड्यूल बनाया था ना, उसी में एक कॉलम और डाल दो MRS का। ये देखो, यहाँ पे डाल दो एक कॉलम MRS। हम MRS किसके बीच में देख रहे हैं? एप्पल एंड बनाना, तो इसीलिए मैंने MRS AB डिनोट किया है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या कहता है? नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ सैक्रिफाइसिंग कमोडिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गेनिंग कमोडिटी। तो आप मुझे खुद बताइए कि कौन सा कमोडिटी सैक्रिफाइस हो रहा है और कौन सा कमोडिटी आप गेन कर रहे हो। नॉर्मल सी बात है, आप बनाना सैक्रिफाइस कर रहे हैं एंड आप एप्पल को गेन कर रहे हैं, ठीक है। बट हमें दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना पड़ेगा कि यूनिट्स क्या हैं, एक्यूरेट नंबर नहीं, कितने यूनिट से गेन और सैक्रिफाइस हो रहा है। तो देखो कितने नंबर ऑफ यूनिट से गेन और सैक्रिफाइस हो रहा है, तो वो तो हम माइनस करके भी निकाल सकते हैं ना, नीचे वाले को ऊपर वाले में से, ठीक है। तो अब इसके ऊपर कुछ नहीं है ना, 1 के ऊपर कुछ है, तो पहला वाला तो डैश जाएगा, खाली जाता है, ये तो आप लोगों को भी पता है, ठीक है। अब आपने बनाना का कितना यूनिट सैक्रिफाइस किया? 5 यूनिट्स, ठीक है, डिवाइड बाय आपने कितने एक्स्ट्रा एप्पल बढ़ाए? 1 एप्पल। तो ये रेशो क्या हुए? 5:1 का। ये MRS जो कॉम्बिनेशन बी पे है वो है 5:1 का, क्योंकि 5 यूनिट आपने सैक्रिफाइस किए बनाना के 1 यूनिट गेन करने के लिए एप्पल का, ठीक है। ओके, उसके बाद आप देखिए, आपने पहले 5 यूनिट बढ़ाए और कम किए, अब आपने 4 यूनिट कम किए, 10 से 6 पे आ गए, तो 4 यूनिट्स आप बनाना के सैक्रिफाइस कर रहे हैं, इक्वल पोर्शन ऑफ एप्पल का गेन करने के लिए। तो जैसे जैसे आप एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हो एप्पल की, आपका जो नंबर ऑफ यूनिट सैक्रिफाइसिंग है बनाना का वो कम हो रहा है, मैं यही देख रहा हूँ, है ना। पहले 5 था, 4 हो गया। अब उसके बाद देखो 6 यूनिट्स थे, अब 3 पे आ गए तुम, तो डिफरेंस जो है वो 3 का है, और वही है 1 यूनिट ऑफ एप्पल बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो मतलब एक एक बारी जब मैं एक एक एप्पल इंक्रीज कर रहा हूँ, तो नंबर ऑफ बनानास जो मैं डिक्रीज कर रहा हूँ वो गिर रहा है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज 2:1। फॉर्मूला से हमारा MRS तो आ गया, बट हम इसमें ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, दैट हमारा MRS जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। तभी जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पूरा कैसे जाना जाता है? डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन।
ये आप पूरा कीजिए टेबल, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन यही बढ़ेंगे कि वाई एमआरएस डिमिनिशेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा यही है। ये तो ऑब्जर्व हो गया ना कि एमआरएस जो है वो कम हो रहा है। ठीक है, यस। आपने क्या ऑब्जर्व किया शेड्यूल में, नोट में लिखना आप, नोट में लिखना आप लोग। और ये कोई ऐसा नहीं है कि कभी होगा कभी नहीं होगा, ये हमेशा होगा। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑलवेज डिमिनिशेस, ये गिरता ही है बेटा। अभी इसके पीछे का रीजन भी बताऊंगा। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑलवेज डिमिनिशेस, ये आपने नोट किया है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन गिरता है। बट मेरा क्वेश्चन ही आप अब यहाँ पे लिए लिखो, वैसे पेपर सब्जेक्टिव नहीं है तो नहीं आएगा, बट एमसीक्यू में भी पूछ सकता है ना। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड डिमिनिशिंग ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? व्हाई एमआरएस डिमिनिशेस? एनीवन? किसी को पता है कि डिमिनिश क्यों होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्यों गिर रहा था? यस, बताएं, किसी को पता हो तो प्लीज। सर यूनिट्स टू बी सैक्रिफाइस्ड है, वो यस, सर सैक्रिफाइस जो करता इसलिए। हाँ, क्यों नहीं, सैक्रिफाइस तो हो रहा है वो मुझे पता है, बट ये जो सैक्रिफाइसिंग का रेशियो है ना, वो भी कम हो रहा है। पहले 5 यूनिट था, फिर 4, फिर 3, फिर 2। ऐसा क्यों हो रहा है? यस, एनीवन? एक रिस्पॉन्स मुझे मिला है यहाँ पे, जरा आप देखिए। बिकॉज द कंज्यूमर हैज मोर एंड मोर ऑफ गुड्स, ही इज प्रिपेयर्ड टू फॉरगो लेस एंड लेस ऑफ गुड बाय। वेरी गुड, परफेक्ट। करेक्ट महक, वेरी गुड, करेक्टली डिफाइन किया गया एकदम। यस, रीजन लिखो, देखो क्यों होता है, अभी समझ में आ जाएगा। MRS diminishes because of law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility. आप लोग प्लीज इस लाइन को सॉरी अंडरलाइन करें, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बार बार तो पूरा एक्सप्लेन करोगे नहीं, और महक जो आपने बोला है इस कॉन्सेप्ट को हम लॉ ऑफ डीएमयू ही बोलते हैं। ठीक है, तो वन वर्ड में क्या है आंसर? दैट एमआरएस डिमिनिशेस बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। ठीक है, एमआरएस डिक्लाइन करता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। यस, MRS will decrease as one moves down the indifference curve. Yes, MRS डिक्रीज होता है क्योंकि एक इंडिफरेंस कर्व पे हम डाउनवर्ड मूवमेंट दे रहे हैं, बट वो रीजन क्या है वो हम लिख रहे हैं, क्यों डाउनवर्ड मूवमेंट दे रहे हैं, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसमें आपको लिखना क्या है बेसिकली, इसमें आप लोग लिख लो। सो जैसे आपने एग्जाम्पल में भी देखा है, ठीक है, लॉ ऑफ डीएमयू में क्या है कि व्हेन ए कंज्यूमर consumes more of one commodity, his satisfaction from that good, his satisfaction from that commodity will starts declining, will starts declining, and he decides to sacrifice
to sacrifice less of other commodity, less units of other commodity, to sacrifice less units of other commodity in order to make its satisfaction same. सेटिस्फैक्शन को सेम करने के लिए आप दूसरे जो गुड्स है उसकी क्वांटिटी को, आप जो पहले जिस रेट पे आप उसको सैक्रिफाइस कर रहे थे वो रेट अब गिरने लगता है, ठीक है। तो अब मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ इसमें था क्या, एकदम सीधी बात, नो बकवास, वो वाली लाइन, ठीक है। तो सीधी बात अब इसमें ये है, खुद सोचो, एप्पल और बनाना था। बनाना को आप ऑलरेडी काफी कंज्यूम कर चुके थे, ठीक है। एप्पल को आपने 1 यूनिटी कंज्यूम किया था, तो आपकी टेंडेंसी ये हुई कि बनाना को तो खाते खाते पूरा सेटिस्फेक्शन उससे जा चुका है, ठीक। ओके, बीच में थोड़ा नेटवर्क इश्यूज हो गया था। स्क्रीन विजिबल है, क्लियर है वॉइस? ओके, एक मिनट बेटा। ठीक है, बढ़ाते हैं एक बार आगे। ओके, चलिए। ओके, तो बेसिकली मैं आपको यही समझा रहा था कि एमआरएस में क्या था कि दो कमोडिटी जैसे हमने लिया था, एप्पल और बनाना, ठीक है। तो हमने बनाना का ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम कर लिया था और एप्पल का थोड़ा कम था, ठीक है। तो एप्पल का कम था और बनाना का ज्यादा था। अब आपने क्या किया कि एप्पल ज्यादा कंज्यूम करना आपने स्टार्ट किया, ठीक है।
और बनाना का सैक्रिफाइस करना स्टार्ट कर दिया। बट आप ये भी तो देखो ना कि जब जैसे जैसे आप एप्पल को बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो बढ़ाओगे किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी को तो नॉर्मल सी बात है, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन तो कम ही होगा, जो जैसे बनाना के केस में हुआ था, ठीक है। तो अगर आप एप्पल को फर्दर इंक्रीज कर रहे हो तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन जो है एप्पल से, वो आपका कम हो रहा होगा, ठीक है। और अगर वो कम हो रहा होगा तो फर्दर जो आप बनाना को सेक्रीफाइस करना चाहोगे एप्पल के लिए, वो रेट आपका कम हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें यही बात लिखी है कि कंज्यूमर जैसे ही स्टार्ट करता है किसी भी कमोडिटी को ज्यादा कंज्यूम करना, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन उसका कम होने लगता है, ठीक है, क्योंकि वो उसकी ज्यादा क्वांटिटी अब कंज्यूम कर रहा है। और दूसरे को जिस रेट से वो सैक्रिफाइस कर रहा था वो भी डिमिनिश होने लगता है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल टेंडेंसी क्या होगी कि इसको हम बढ़ा तो रहे हैं, पर इसको बढ़ाने के लिए जो दूसरी क्वांटिटी हम सैक्रिफाइस कर रहे थे उसका जो यूनिट होगा वो पहले ज्यादा होगा और आगे आगे धीरे धीरे कम होता रहेगा, ठीक है। तो जैसे होता है ना कि सपोज करो आपको बर्गर खाने का ज्यादा मन था और पिज्जा खाने का कम मन था, तो आपने बर्गर को इनिशियली बढ़ाना शुरू किया, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन भी तो डिक्लाइन होगा जैसे जैसे बर्गर ज्यादा खाओगे, ठीक है। तो पहले अगर आप एक बर्गर खाना चाहते थे तो आप उसके लिए ज्यादा पिज्जा अवॉइड कर रहे थे, क्योंकि आपको वो ज्यादा अच्छा लग रहा था, आपको आपने वो नहीं खाया था पहले, ठीक है। अब आपने एक बर्गर खा लिया, फिर आपने दूसरा बर्गर जब आप कंज्यूम करने जा रहे थे तो अब आप उतना ज्यादा पिज्जा अवॉइड नहीं करोगे जितना आपने फर्स्ट बर्गर पे किया था, क्योंकि आपने क्या बोला, एक बर्गर आप ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके थे तो उसके लिए आपने इतने नंबर ऑफ पिज्जा सैक्रिफाइस किए। अब आप बोलोगे ये बर्गर का तो टेस्ट पता चल गया, ठीक है, जैसा भी था अच्छा था बुरा था, हमने इसका एक टेस्ट पहचान लिया है, ठीक है। तो फर्दर अब हम इसको और इंक्रीज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पिज्जा सैक्रिफाइस क्यों करें, ठीक है। अब आप सोचोगे कि एक बर्गर अगर और एक्स्ट्रा मिल रहा है तो चलो ज्यादा नहीं, सिर्फ दो पिज्जा सैक्रिफाइस करते हैं, ठीक है, एक पिज्जा हम खा लेंगे क्योंकि बर्गर एक ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके हैं। तो जब आप कंजम्पशन कर रहे होते हैं तो ये बिहेवियर तो नॉर्मल आ जाता है ना, कि जब कभी भी वेडिंग अटेंड कर रहे हो आप, ठीक है, वेडिंग पार्टी होती है, तो उसमें आपने एक कमोडिटी सपोज करो स्टॉल पे आपने खाया, ठीक है, तो अब आपने एक बार वो कंज्यूम कर लिया तो क्या आप नेक्स्ट टाइम उस पर जाओगे, ठीक है। या फिर सपोज करो जब आपके पास वहां पे तो कितने सारे कॉम्बिनेशन होते हैं जो हमको बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, तो आपने फर्स्ट टाइम जो कंज्यूम किया तो नेक्स्ट टाइम अब बार बार तो आप वही कंज्यूम नहीं करोगे, या उसी चीज को सेम कंज्यूम करने के लिए आप उतने ही नंबर ऑफ यूनिट्स दूसरी कमोडिटी का तो सैक्रिफाइस करोगे नहीं, ठीक है। तो बात वही है कि आपने भले उसको अगर आपको बढ़ाना है जो आपको अच्छा लगता है, बट लेकिन जो आपको अच्छा नहीं लगता उसको भी सैक्रिफाइस ज्यादा नहीं कर सकते, उसको सैक्रिफाइस हम कम ही करेंगे, क्योंकि जो कम कमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे थे उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन भी डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए एमआरएस आपको यही बताता है क्यों सब्सटीट्यूशन रेट कम हो जाता है, क्योंकि एक हद तक ही मैं सैक्रिफाइस कर सकता हूँ नंबर ऑफ यूनिट्स दूसरी कमोडिटी के लिए, एक टाइम के बाद उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा और टेंडेंसी होगी अब इसे भी छोड़ो और वापस से आ जाओ बनाना पे, ठीक है। तो ये साइकिल चलता रहता है, एप्पल ज्यादा करते रहोगे बनाना कम करते रहोगे, फिर एक टाइम आएगा जब एप्पल पीक पे है बनाना सबसे ज्यादा कम है, फिर आपने बनाना को बढ़ाना स्टार्ट किया, एप्पल को कम करना स्टार्ट किया, फिर यही हुआ एप्पल को कम करते करते वो रेट भी एक तरीके से कम हो जाएगा फिर थोड़े टाइम बाद, ठीक है। तो इसीलिए हमारा एमआरएस जो है ना वो डिमिनिश होता रहता है, ये हमेशा होता है, इस चीज का ध्यान रखना है, ओके। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट बाय एमआरएस डिमिनिशेस, ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। उसके बाद आते हैं हम मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। अभी तक आपने जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़े उसी को हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व में समझेंगे। तो लेट्स मेक अ हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, हेडिंग लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व।
प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की क्या खास खास विशेषताएं हैं वो हमें बेसिकली पढ़ना है। इंडिफरेंस कर्व, चलो प्रॉपर्टीज में जो पहली प्रॉपर्टी है वो है इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स। स्लोप्स डाउनवर्ड्स, पहला तो आपका यही है कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या है, वो नीचे की ओर गिरता हुआ आ रहा है। तो ये तो आपने अपने कर्व में भी देख लिया है इंडिफरेंस कर्व के। ठीक है, एक बार यहाँ पे भी मैं ड्रॉ करता रहता हूँ। यही बिहेवियर है, इंडिफरेंस कर्व ऐसा ही था, स्लोप्स डाउनवर्ड्स। ठीक है, नीचे की तरफ आ रहा था। अब ये नीचे की तरफ आने का मतलब क्या है वो देखो, आप लोगों ने डिमांड में पढ़ लिया है। ठीक है, डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों था, क्योंकि अगर आप एक कमोडिटी को बढ़ाओगे तो दूसरा आपको कम करना पड़ेगा। यही हो रहा है ना, तभी ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, तो इसमें आप लोग लिख लेना, इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स बिकॉज एक कर्व डाउनवर्ड तभी होता है जब वाई एक्सिस को इंक्रीज कर रहे होंगे तो एक्स एक्सिस का जो वेरिएबल है वो डिक्रीज हो रहा होगा, या एक्स वेरिएबल जो है अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो वाई वेरिएबल डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, तो इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स बिकॉज more of one commodity means, because more of one commodity means less of other, means less of other commodity, less of other commodity। एक कमोडिटी को ज्यादा कंज्यूम करोगे तो दूसरे को लेस करना ही पड़ेगा, तभी तो सेटिस्फैक्शन सेम रहेगा। ठीक है, दूसरा इंडिफरेंस कर्व, एक मिनट बेटा ये लिखो एक बार। ओके, यस, दूसरा जो हमारा है वो है IC इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व जो है वो हमेशा ओरिजिन के कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, वो भी शेप आपको दिख ही रही है यहाँ पे डायग्राम में। ठीक है, और ये तो हमने पहले ही बात कर ली है जब हमने डायग्राम बनाया था। तो इसमें क्या है, IC इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन में रीजन लिखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज of diminishing marginal rate of substitution। जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ना वो कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन कर रहा है, इस वजह से जो हमारा शेप है IC का वो कॉन्वेक्स है। और इसी में लिख लेना MRS डिमिनिशिंग। यस सर आप क्या, यस सर, क्या हुआ,
स्क्रीन पे आप जो लिख रहे हो वो दिख नहीं आ रहा। आपको विजिबल नहीं है क्या इसमें? नो सर। अच्छा एक मिनट, मुझे स्क्रीन छोटी नजर आ रही है क्या आपको? सर जो आप लिखे वो नहीं आ रहा लिखा हुआ। एक मिनट, हाँ सर। तो कोई ना कुछ हिल गया होगा इसका पैड जो है। वेट, हाँ अब आएगा, आ रहा है? यस सर। ठीक है, ओके यस। तो इंडिफरेंस कर्व जो है वो हमारा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों है? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और एमआरएस क्यों डिमिनिशेस होता है? एमआरएस डिमिनिशेस बिकॉज ऑफ, अभी हमने बात कर ही लिया था, एमआरएस क्यों गिरता है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। डीएमयू की वजह से एमआरएस जो है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन करता है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, two indifference curve cannot represent same level of satisfaction, ठीक है। इसमें आप लोग लिखना, two indifference curve cannot represent, इसका दूसरा वो जो था ना, two indifference curve cannot represent same level of satisfaction, इसका ये था, two IC curves cannot intersect each other। इसी वजह से जो दोनों का satisfaction है वो सेम ही रहता, तो दोनों चीज लिख लेता। एक मिनट, प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, एक बार सर वॉइस नहीं आ रही। सर आप म्यूट हो। सर वॉइस नहीं आ रही। अभी थोड़ा सही होगा। यहाँ पे ये स्क्रीन है वो ब्लर सा है थोड़ा सा। ये सबको विजिबल है ना? ये ब्लर तो नहीं शो हो रहा आपको? नो सर। हाँ ठीक है, सर हो रहा है। ठीक है। अच्छा रुको एक मिनट, अभी सही हो रहा है। नो सर क्लियर है। अभी भी क्लियर नहीं है वो तो। वो है सेंस पे ना स्टार्टिंग बीच में हुआ था जब एक बार कनेक्शन बीच में आया था। यस, तो इसका क्या है? इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर।
इसको हम दोनों नाम से जानते हैं। बेसिकली क्या है ना बेटा कि इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं ना, दो इंडिफरेंस कर्व, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते एक दूसरे को, मतलब काटते नहीं है। तो जब दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो दोनों का जो सेटिस्फैक्शन होगा वो भी सेम नहीं होगा। ठीक है, दोनों का सेटिस्फैक्शन अलग होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। ओके नेक्स्ट, यहाँ पे आप लोगों ने पहले ही लिख दिया। हाँ, वेरी गुड, दैट मीन्स याद है ये सब कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ओके। फोर्थ है, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हायर इंडिफरेंस कर्व represents higher level of satisfaction. Higher indifference curve represents higher level of satisfaction. तो ये कहने का मतलब क्या है, जो मैंने ये लाइन बोली है ना, इसका मतलब ये है कि जैसे देखो, ये एक एक्सिस है हमारा, तो एक ही ग्राफ पे आप कितने भी आईसी बना सकते हो। सपोज करो ये IC1 है, ये IC2 है, ठीक है, ये IC3 है, ऐसे ही n नंबर ऑफ आईसीज बन सकते हैं। ठीक है, वॉइस कम आ रही है ना? नहीं, ठीक है सर। यस, फाइन। तो मैंने इसमें क्या लिखा है, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, जो हायर इंडिफरेंस कर्व होगा वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा। ठीक है, ये क्यों होता है, इसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस मैप की वजह से। एक तो ये आपका इंडिफरेंस मैप है। ठीक है, इंडिफरेंस मैप कर्व अलग होता है और इंडिफरेंस मैप अलग होता है। यहाँ पे एक बार मीनिंग लिख लेना। ठीक है, जो हमने अभी बनाया है ना डायग्राम, वो इंडिफरेंस मैप है। इंडिफरेंस मैप का मतलब होता है फैमिली ऑफ वेरियस इंडिफरेंस कर्व्स। फैमिली ऑफ वेरियस इंडिफरेंस कर्व्स। आप जब एक ही ग्राफ पे n नंबर ऑफ इंडिफरेंस कर्व बनाते हो तो उसको हम इंडिफरेंस कर्व नहीं बोलते, उसको हम इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने सेम ग्राफ पे 3 से 4 या उससे ज्यादा इंडिफरेंस कर्व बना दिए हैं। ठीक है, तो इंडिफरेंस मैप ये आपका पूरा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वाई हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट सेम हायर सेटिस्फैक्शन। तो higher indifference curve represents higher level of satisfaction. Higher indifference curve represents higher level of satisfaction because of monotonic preferences. मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस की वजह से क्या होता है, हायर आईसी जो है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस का मतलब क्या था कि एक कमोडिटी जो है, आई मीन जो कॉम्बिनेशंस है दो कमोडिटी के या दो से ज्यादा, एक कंज्यूमर हमेशा प्रेफर करेगा कि उसको ज्यादा क्वांटिटी मिले। ठीक है, तो आप खुद देखो, जो आपका IC1 है वहां पे आप यहीं तक हो। ठीक है, ये आपका हो गया y गुड का और ये गुड x की क्वांटिटी, तो वो यहीं तक है। ठीक है, इस पॉइंट तक, ए पॉइंट तक। जब IC2 पे आप गए तो आपने क्या देखा कि दोनों का जो क्वांटिटी है वो बढ़ गया है। ठीक है, और जब हम थोड़ा सा IC कर्व हमारा कॉन्वेक्स शेप का होता ना, तो ये हम दिखा देते एक बार को, देखो तो जब हम इससे आगे बढ़े, लाइक ये उस पॉइंट पे आता हमारा, तो काइंड ऑफ दिस। तो मतलब मेरा समझाने का यहाँ पे ये है कि आपको लार्ज बंडल जो मिल रहा है ना, वो IC3 पे मिल रहा है। ठीक है, तो आप नॉर्मली खुद भी चाहोगे कि आप IC3 पे रहो, बिकॉज वहां पे आपको दोनों जो कॉम्बिनेशंस हैं गुड X और गुड Y के, वो आपको ज्यादा में क्वांटिटी में मिल रही है। ठीक है,
जिसको हम मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस भी बोलते हैं। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस की वजह से ही जो हमारा हायर आईसी है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट्स करता है। ठीक है, ये वाली बात है। तो 4 प्रॉपर्टी है जो ध्यान रखनी है। पहली क्या थी? इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स। क्यों? क्योंकि एक कमोडिटी को जब हम बढ़ाएंगे तो नॉर्मल सी बात है दूसरी कमोडिटी का जो कंजम्पशन है वो कम करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा था आईसी कर्व ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन। और आईसी कॉन्वेक्स क्यों होता है ऑरिजिन के? क्योंकि ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक कमोडिटी को इंक्रीज करने के लिए जो दूसरी कमोडिटी को आप सैक्रिफाइस कर रहे हो वो धीरे धीरे कम होता रहता है। ठीक है, क्योंकि एक हद तक ही हम उसको इग्नोर कर सकते हैं और दूसरे को बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे दूसरे को बढ़ाएंगे उसका सेटिस्फैक्शन कम होगा और फिर हम चाहेंगे हम इसको कम कंज्यूम करें और दूसरे वाले को बढ़ाएं जिसको हम पहले इतने ज्यादा नंबर में सैक्रिफाइस कर रहे थे। ठीक है। और हमारा तीसरा है टू आईसी कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दैट मींस दो आईसी कर्व कभी जब इंटरसेक्ट ही नहीं कर पाएंगे तो वो सेम पॉइंट पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कैसे दे सकते हैं? ठीक है, या तो वो अलग अलग हो, जैसे इस केस में हमने देखा है दो अलग अलग आईसी हैं, एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं। ठीक है, तो वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं। तो फोर्थ वाला ही यही है, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। एक इंडिफरेंस मैप पे जो भी आईसी सबसे ऊंचा होगा, सबसे टॉप पे होगा, वो आपको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा क्योंकि वहां पे मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस अप्लाई हो। और मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस का मतलब क्या है कि एक रैशनल कंज्यूमर हमेशा उस कमोडिटी को कंज्यूम करता है जो उसको ज्यादा क्वांटिटी में मिल रहे हो। ठीक है, तो ज्यादा क्वांटिटी का मतलब मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। तो ये होते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व जो आपको बेसिकली ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद हमारा दो कॉन्सेप्ट बचता है, वो है बजट लाइन और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम अपना बजट लाइन और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम खत्म करके कल वाली क्लास में एमसीक्यूज टाइम रहा तो हम स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि वो ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक है तो खत्म कर ही लेंगे जल्दी। ठीक है, एंड विल ट्राई कि 2 दिन में एमसीक्यूज को भी खत्म कर ले सैटरडे तक। ठीक है, तो तब तक आप लोग क्या करना, थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रहे हो। ठीक है, एमसीक्यूज अपने अपने ना देखना शुरू कर दो मटेरियल के, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग के डिस्कस कर रहे होंगे तो वहां पे क्या होगा, जो चीज आपको पता होगी आप वो ऑलरेडी मार्क करके रखोगे। ठीक है, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा वहां पे हम समझ लेंगे। मतलब आप आंसर जो करोगे ना वो जल्दी जल्दी करोगे, आपको पढ़ने का टाइम कम मिलेगा बेसिकली। ठीक है, फिर ये नहीं कि पहले आपने पढ़ा फिर आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आप पहले ही मार्क करके रखोगे तो आपको रहेगा कि चलो मुझे इसका आंसर पता है और फटाफट हो पाएगा, क्योंकि उसमें एमसीक्यूज ना बेटा 120 एमसीक्यूज है। ठीक है, 120 एमसीक्यूज है, तो वह इसी को देखते हुए हमें ना जल्दी जल्दी निपटाना होगा। तो ज्यादा लंबा डिस्कशन ना करते हुए हम जल्दी जल्दी उसको एमसीक्यूज के सिर्फ आंसर देखा और मैं बता दूंगा कि ये वाला ऑप्शंस नहीं है, ये आपका गलत है। ठीक है, और एक बार थोड़ा बहुत क्लियर कर दूंगा जिसमें भी डाउट होगा। तो आप लोग अब एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर दो बिकॉज वी हैव ऑलमोस्ट डन। कल वाली क्लास में एक बार बजट लाइन और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम खत्म करके कंज्यूमर बिहेवियर खत्म करेंगे और फिर सीधा आएंगे एमसीक्यूज पे। ठीक है, तो ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज का और पढ़ते रहिए, और जो भी डाउट होगा आप क्लास में आराम से पूछ लेना। जो न्यू स्टूडेंट है उनका बता दीजिएगा एक बार सर को, वो बैकअप का आपका क्लास लगा देंगे आज शाम को मे बी। ठीक है, तो आप बैकअप भी देख सकते हो पुराने वीडियोस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो आज के वीडियोस में लिंक करने में टॉपिक्स को। ठीक है, तो ठीक है बेटा, टेक केयर देन, और कल मिलते हैं एट द सेम टाइमिंग 10:30 पे। ठीक है, चलो ओके, बाय सर। बाय।